दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी आज सोच रहे होंगे कि नितिन सर आज लाइव नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इस समय यूपी पीएसएल का हड़ताल चल रहा है, या आप कह सकते हैं कि पूरे देश में हड़ताल चल रहा है, ठीक है। और उसको लेकर के जो है लाइट पिछले 3 दिनों से नहीं आ रही है, ठीक है। और ऐसे में क्लास ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग जैसे तैसे पिछले 2-3 दिनों से काम कर रहे थे, बट अभी सिस्टम पूरा का पूरा एकदम बंद सा हो गया, ठप सा हो गया। लेकिन आपके लिए इस तरह से वीडियोज़ अवेलेबल कराया जा रहा है ताकि आपका नुकसान ना होने पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। 7 अक्टूबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी और आपका टेस्ट भी अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है कि न्यू कैलेडोनिया संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब कि कैलेडोनिया से संबंधित सत्य कथन आपको बताना है। ये कैलेडोनिया है क्या? दोस्तों आपको सिंपली मैं बता दूं, कैलेडोनिया एक उपनिवेश है, फ्रांसीसी उपनिवेश है। जैसे एक ज़माने में भारत भी उपनिवेश हुआ करता था ब्रिटेन का, ठीक है, क्योंकि भारत एक कॉलोनी के रूप में था। उसी तरह से ये जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांसीसी उपनिवेश है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अच्छा, दूसरा कथन लिख रहा है दोस्तों यहाँ 4 अक्टूबर 2020 को हुए जनमत संग्रह। ऐसा जनमत संग्रह पहले भी हो चुका है। अच्छा, ये जनमत संग्रह हुआ क्यों? जिस प्रकार से दोस्तों हमारे देश में जब आज़ादी हमको मिला था 1947 में, तो उस समय 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में विलय करने को तैयार नहीं थे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इसमें दोस्तों जूनागढ़ की जब बात आती है जो गुजरात में है, तो वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था। लोगों से पूछा गया कि भाई आप भारत में विलय होना चाहते हैं, भारत का हिस्सा अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, या फिर आप अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर न्यू कैलिडोनिया में भी एक जनमत संग्रह कराया गया। इसमें कुल 85% लोगों ने वोटिंग किया, हिस्सा लिया, जिसमें से 53% लोग ने यह कहा कि हमें फ्रांस से अलग नहीं होना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये लोग फ्रांस के साथ ही रहना चाहते हैं और फ्रांस का उपनिवेश बनकर हैं, तो ये फ्रांस के साथ ही रहना चाहते हैं। अच्छा, अब आपके मन में होगा दोस्तों अलग होंगे तो इनके ऊपर जान लीजिए कोई ना कोई और नियंत्रण करेगा। तो दूसरी तरफ चीन जो है अपनी नज़रें गड़ाए हुआ है इस न्यू कैलिडोनिया पर। एक तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ चीन है। तो फ्रांस के लिए भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जरूरी है कि वो कैलिडोनिया को अपने अंदर रखे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनमत संग्रह हुआ वो तो फिलहाल अच्छा रहा, क्योंकि आधे से अधिक लोगों ने फ्रांस में रहने के लिए जो है दावा किया है। अच्छा, तीसरा पॉइंट दे रहा है कि इससे पहले 2018 में भी जनमत संग्रह हुआ था। उस समय 56% लोगों ने कहा था कि हम फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं, जबकि 43% लोगों ने कहा था कि कैलिडोनिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों फिलहाल तो तीनों कथन सत्य है। चर्चा में आया इसलिए आया क्योंकि इस बार जो है जनमत संग्रह में अच्छी रैंकिंग भी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर चाइना की नज़र है, ठीक है। तो इस समय ऐसा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें दोस्तों, ये जो न्यू कैलिडोनिया है ना, यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं कि धातु पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा धातु का निर्यात भी न्यू कैलिडोनिया से चीन को ही होता है, ठीक है। तो वो सब भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खनिज संसाधन के लिए समृद्ध स्थान है, जैसे हम लोगों के यहाँ पर छोटा नागपुर वाला बेल्ट है, वो आप कह सकते हो। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न संबंधित है नोबेल पुरस्कार से। लिख रहा है फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला कथन दे रहा है कि यह अवार्ड हेपेटाइटिस सी, अभी तक आपने हेपेटाइटिस बी के बारे में सुना होगा, यहाँ पर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। दूसरा लिख रहा है कि जिसे हार्वे जे एल्टर, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, चार्ल्स एम राइस, ये भी अमेरिका से हैं, और माइकल ह्यूस्टन जो ब्रिटेन से हैं, इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। पहली बात तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों अल्टर माइकल राइस। क्या याद रखेंगे? अल्टर माइकल। क्या रखेंगे आप? सिंपल याद रखिए अल्टर माइकल। क्या रखिए? अल्टर। देखिए एक लोग के नाम में लिखा हुआ अल्टर शब्द, और अल्टर कौन था? तो माइकल जैक्सन था। क्यों था? यार इतना गजब का डांस करता था, उसके दिमाग में बस एक ही बात ही थी, ठीक है। तो अल्टर माइकल, और इसके साथ एक और शब्द जोड़िए राइस, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्टर माइकल राइस, इन तीनों लोगों को हेपेटाइटिस सी
के वायरस की खोज करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों कथन अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही कथन है। बाकी आप इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में इसे स्टार्ट किया गया था और यह कुल 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है। शांति हो गया, साहित्य हो गया, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाथरस में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे संबंधित ये प्रश्न है, पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मुद्दा क्या था मैं आपको बता दूं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि हाथरस कांड के मामले में या दुष्कर्म मामले में जांच किया जाएगा और उस जांच में पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराए जाएंगे। तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कुछ बातें। अब यहाँ पर 4 कथन दे रहा है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ठीक है। तो दे रहा दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हाथरस दुष्कर्म मामले में जांच के तहत पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट किए जाएंगे। ये दोनों टेस्ट दोस्तों व्यक्ति से सही बात का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर मोटी मोटा मैं आपको बताऊं कि पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को टेस्ट परीक्षण जो होता है उसमें क्या अंतर होता है, तो आप याद रखें दोस्तों। पॉलीग्राफ में क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि उसकी जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है वो सामान्य से थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे वो अपनी आंखों को फड़काता है, शरीर में थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसे में समझ में आता है कि कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता घटता है, तो वो उन चीज़ों का पता लगाती है पॉलीग्राफ मशीन, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और यदि नार्को टेस्ट की बात किया जाए तो नार्को टेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक नशीली दवा वैसे नहीं बोलना चाहिए, उनका एक नाम है, ठीक है, पर्टिकुलर। और नशीली दवा का तो तात्पर्य होगा कि ओपन मार्केट में दवा मिल रही है और लोग नशे के लिए उसका इस्तेमाल करें। जबकि नार्को टेस्ट में जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है सोडियम पेंटोथल, ठीक है। वो जनरली सबको दिया नहीं जाता, तो उसका इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद व्यक्ति जो है बेहोशी की अवस्था में पहुँच जाता है और फिर उस व्यक्ति से पूछताछ किया जाता है, ठीक है। और उस समय वह व्यक्ति जितनी बातों को जानता है उसमें लगभग वो सही बात ही बोलता है, ठीक है। तो ऐसे में ये दोनों तरह के टेस्ट किए जाने की बात की गई। फिलहाल पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। लिख रहा है, परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी मानसिक प्रतिक्रियाएं किसी सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रतिक्रियाओं से अलग होती है। पैर कांपता है, पैर का हिलना, हाथ का हिलना, बार बार जो है मुट्ठी बांधना, ऐंठना, ठीक है, ये सब उसके जो है संबंधित होती हैं। इस परीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है, स्पंदन यानी जो उसका नाड़ी स्पंदन हो रहा है, श्वसन यानी सांस लेना, पसीने की ग्रंथि में परिवर्तन आ जाता है और रक्त प्रवाह का माप में भी अंतर आता है। खैर, इस परीक्षण में व्यक्ति को नशीली दवाओं का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह व्यक्ति कृत्रिम रूप से निद्रावस्था में पहुंच जाता है या बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। बाकी की बातें यहाँ पर PDF में दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। लिख रहा है कि हाल ही में चर्चित, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, हाल ही में एक सेकंड, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। चलो, हाल ही में चर्चित डले खुरसुनी का संबंध किससे, बहुत सोच समझ के बोलिए। कह रहा है यह फल की प्रजाति है, यह मिर्च की प्रजाति है, यह बैगन की प्रजाति या फिर फूल की प्रजाति है, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात तो देखिए, रटने रटाने वाली बात नहीं है। बात यह है दोस्तों कि हम पढ़ें क्यों, हम इस डले खुरसुनी की बात क्यों करें। तो दोस्तों बात इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है और GI टैग आप जानते हैं ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो इसको GI टैग दिया गया। ये प्रोडक्ट कहाँ का है, तो याद रखें दोस्तों, ये सिक्किम का प्रोडक्ट है। कहाँ का है, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनका नाम है प्रेम सिंह गोले, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा। और गंगा प्रसाद जी वहाँ के राज्यपाल हैं और आपका राजधानी बताऊँ तो गंगटोक है। ये सब याद रखिए। तो फिलहाल तो आप यही याद रखिए कि डले खुरसुनी ये मिर्च की एक प्रजाति है और ये सबसे तीखी, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक जानी जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। और डले खुरसुनी, इसको हाल ही में GI टैग दिया गया, इस वजह से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए लिख रहा है यहाँ पर कि सबसे तीखी मिर्चों में से एक है और स्थानीय बाजार में इसकी कीमत 480 रुपये प्रति किलोग्राम है। बहुत मतलब मिर्ची सोचिए, 500 रुपये किलो के हिसाब से मिर्ची अपने आप में बड़ी बात है ना। अच्छा, कंचनजंगा जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है वो भी आपके नेपाल में है, नेपाल के पास में, तो आप देख सकते हैं इसको भी, ठीक है। बाकी इसको 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो भी आपको याद होगा। चलिए, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में
किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पहला स्थान गुजरात को मिला है, दूसरा स्थान आपके उत्तर प्रदेश को मिला है। ये सभी क्वेश्चन हो गए, लेकिन उससे संबंधित और भी प्रश्न है, जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात कर लें, जिले की बात कर लें, अलग अलग मुद्दों पर। स्वच्छता के मुद्दों पर अलग है, सामुदायिक शौचालय अभियान पर देखा जाए तो अलग है, गंदगी से मुक्ति को देखा जाए तो अलग है। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना स्टार्ट किया गया था, जिसमें 3 मुख्य चीज़ों को रखा गया था। एक स्वच्छ सुंदरता की बात किया गया था, एक सामुदायिक शौचालय अभियान की बात की गई थी, एक गंदगी मुक्त भारत की बात की गई थी। ये 3 अलग अलग मिशन थे। तो यहाँ पर जो अवार्ड दिए गए हैं वो इन तीनों मिशन के अंतर्गत दिए हैं, जिसमें अगर हम गुजरात की बात करें तो वह स्वच्छ सुंदरता वाले में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यानी सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा किसे मिला है? गुजरात को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जिला कहाँ घोषित किया गया है? तो तिरुनवेली है, वो तमिलनाडु में, उसको बोला गया है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक जो है वो खाचरौद है, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, उसे चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है वो चिन्नौर सलेम में भी तमिलनाडु में है, तो इसको चुना गया है। ये तो आपका स्वच्छ सुंदर के लिए। सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए चुना गया है किसको? तो उसको भी याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को और गुजरात को चुना गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जिला प्रयागराज को और बरेली को चुना गया है। और बेस्ट ग्राम पंचायत जो है वो बोगाईगांव, ये असम में है, उसको चुना गया है। गंदगी से मुक्ति के लिए दोस्तों यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य में तेलंगाना और हरियाणा को चुना गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ जिला के लिए किसे चुना गया है? मोगा, पंजाब को चुना गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपने शुक्र मिशन को किस एजेंसी के भागीदारी के साथ 2025 में लॉन्च करने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए किस के भागीदारी के साथ स्टार्ट कर रहा है। तो इसका नाम आपने सुना होगा, स्पेस सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, ठीक है। तो इसके साथ उसने अपना टाइप बनाया है। 2025 तक में ये पूरी तरह से लॉन्च होगा, ठीक है। और कई सारे जो है देश में इसमें शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि फ्रांस उन 3 राष्ट्रों में से एक है जिनके साथ भारत अंतरिक्ष, परमाणु रक्षा के रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। अन्य 2 देश संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हैं, जिसके साथ मिलकर के एजेंसी काम कर रही है। मार्च 2018 में दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक संयुक्त विजन जारी किया गया था। और उसी के तहत जो उसके बाद ही जाकर के गगनयान परियोजना, जो कि भारत की सबसे महंगी परियोजना, जिसमें भारत और फ्रांस मिलकर के काम कर रहे हैं, उसके लिए जो है 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर फ्रांस से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में याद रख सकते हैं तो रखिए, क्योंकि परीक्षा में ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे राफेल जो खरीदा गया है वो हम लोगों ने फ्रांस के साथ जो है परचेज किया है, उसको भी याद रखेगा। और यह विमान जो है अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन में उतारा गया है, ठीक है। इसको फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी है जिसने बनाया था। और कुल 36 राफेल विमान भारत खरीद रहा था 59,000 करोड़ में, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देख लिए। सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना है। यानी भारत में पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा है जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर आधारित हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सोलर एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और याद रखिए 500 किलोवाट पर दोस्तों, यहाँ पर किलोवाट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको स्थापित किया गया और कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और ये जो है वो है पुदुचेरी हवाई अड्डा। कौन सा है? पुदुचेरी। ये पूरी तरह से ध्यान देंगे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन चुका है। और इसी बार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही इसको जो है इसके बारे में पता चला है और इसको चालू किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? किरण बेदी जी हैं। और मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। आगे देखिए, वर्ल्ड हैबिटेट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखें दोस्तों, ये अक्टूबर के हमेशा आखिरी वाला मत देखा करिए, ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे। वैसे इसका थोड़ा सा अलग भी नाम हो सकता था, ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट में। तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और इम्पॉर्टेंट है, हर साल जो है अक्टूबर माह का जो पहला सोमवार होता है उसी दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है, ठीक है। इस बार उसकी जो थीम थी, थीम आजकल खूब पूछता है, तो शेल्टर इज़ माई राइट, ये उसकी थीम थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो दोस्तों, ठीक है, यह मनाया जा रहा है इस बार 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक, ठीक है। 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है, ठीक है। और
इसको संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा इस स्टार्ट किया गया था। थीम दोस्तों इसका मुझे नहीं याद आ रहा है, हाँ थीम है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत होगी वो लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ करना नहीं, उन्हें सिर्फ स्टडी 91 के एप्लीकेशन या वेबसाइट से जुड़ जाना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है जहां आपको डिटेल दिया गया है, और वहां जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाराज मत होइएगा क्योंकि लाइट की समस्याएं हैं और इस तरह की समस्याएं आती जाती रहेंगी, क्योंकि हम लोग देखिए संस्थाएं बहुत तरह की होती हैं, कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें आपको कोई इस तरह के इश्यूज़ देखने को नहीं मिलते हैं। तो सही बताऊं दोस्तों, जिनके पास फंड हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, बट हम अभी, आपको हो सकता है देखने में लग रहा हो कि स्टडी 91 बहुत आगे चला गया है और बहुत कुछ इसके पास है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग भी ये सोच रहे हैं वो गलत है, ठीक है। विश्वास नहीं मानेंगे, पिछले करीब 6-7 महीनों से मैंने स्टडी 91 से कुछ भी रिसीव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जितना भी कुछ आ रहा है ना वो मैं जो है अभी दूसरे फील्ड में जो है खर्च कर रहा हूँ, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी 91 पर जो अभी आप एप्लीकेशन देख रहे हैं उसमें लगातार काम हो रहा है, वेबसाइट पर लगातार काम हो रहा है, तो वहाँ पर सभी खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी और अन्य प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं कि कैसे बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पास इतना कोई बहुत बड़ा कोई फंड नहीं है कि नहीं हम अचानक से एक साथ सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बंधन में है, इस वजह से थोड़ी सी सहायता आपको करनी पड़ेगी और साथ भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल दोस्तों कहीं से फंडिंग प्रोवाइड इसको नहीं हो रही है, ये आपकी सहयोग और प्यार से ही चल रहा है। हम लोगों ने आज तक कभी एडवर्टीजमेंट तक नहीं किया। जो भी है 2.4 मिलियन तक जो भी चीज़ें हैं पहुंच पाई हैं, वो सिर्फ आपके लाड प्यार से और आपके सहयोग से पहुंचा है, ठीक है। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं कि आप इसको यहाँ तक लेके आएँ, ठीक है। और आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया, आगे भी मैं चाहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी आप बखूबी निभाते रहें। हाँ, हमारी तरफ से थोड़ा सा शेड्यूलिंग का दिक्कत हो जाता है। देखिए क्वालिटी कंटेंट में आप कभी भी कमी नहीं पाएंगे, ठीक है। बस जो भी कमी मिलती है थोड़ा शेड्यूलिंग में कमी मिल रहा है, क्योंकि पिछले यार 1-1.5 महीने से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है किस्मत नहीं साथ दे रही, ठीक है। भगवान कितनी परीक्षा ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ रोज़ गड़बड़ होता है, रोज़ गड़बड़ होता है। खैर कोई बात नहीं, आती हैं इस तरह की दिक्कतें, आती परेशानियाँ आती, लेकिन दिक्कत परेशानियाँ लिमिटेड समय के लिए होती हैं। एक बार इन चीज़ों को अगर एक बार हम लोगों ने क्रॉस कर लिया ना, तो फिर इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर करिए।